नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज है 26 जुलाई और आज ही के दिन कारगिल युद्ध में भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तान को पराजित किया था। हम जीते थे। शुरुआत 17 मई 1999 से पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित GHQ माने जनरल हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग चल रही है, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कर रहे थे। मीटिंग में जनरल परवेज मुशर्रफ और अजीज खान भी मौजूद हैं। यहाँ रक्षा मामलों पर एक जरूरी डिस्कशन चल रहा है। बीच प्रेजेंटेशन में मुशर्रफ एक नक्शा खोलकर वहां मौजूद एक टेबल पर बिछा देते हैं। नवाज शरीफ नक्शे पर गौर फरमाते हैं। ये नक्शा आम नक्शों से कुछ अलग था। नक्शे पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर और LOC की रेखाएं तो थी, लेकिन जगहों के नाम नहीं लिखे थे। नक्शे पर छड़ी फिराते हुए मुशर्रफ LOC के वर्तमान हालात बयान कर रहे थे। तभी उनकी छड़ी एक जगह पर जाकर रुक गई। प्रधानमंत्री ने पूछा, जनरल यहाँ ऐसा क्या है जो आप रुक गए? मुशर्रफ ने जवाब दिया, जनाब, हमने इन चौकियों पर कब्जा कर लिया है। यहाँ से श्रीनगर ले हाईवे केवल 3 किलोमीटर के फासले पर है। इस पूरी सड़क पर हमारी बंदूकें निशाना लगाए बैठी हैं। आपकी इच्छा अनुसार कश्मीर की आज़ादी का प्लान आगे बढ़ चुका है। ऑपरेशन केवल 5 फेज में होगा और पहला फेज पूरा हो गया है। हम कामयाबी के बहुत करीब हैं। कश्मीर का नाम सुनते ही नवाज शरीफ की आंखों में चमक आ गई। मुशर्रफ ये ट्रिगर पॉइंट अच्छे से पहचान गए थे। वो जनरल अजीज खान की तरफ इस मीटिंग में फिर देखते हैं और इशारा समझकर अजीज एक और पासा फेंकते हैं। वो कहते हैं, जनाब, खुदा ने आपको ये मौका दिया है कि आप कश्मीर को आज़ाद करा सकें। तारीख में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आप फतेह कश्मीर के नाम से जाने जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में कायदे आज़म के बाद आपका ही ओहदा सबसे बड़ा होगा। पान में चूना और कत्था लग चुका था, बस गुलकंद की कमी थी और वो कमी पूरी की मुशर्रफ ने कहा, जनाब, हम ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। मेरा सारा तजुर्बा कहता है कि इस मिशन में जीत की पूरी गारंटी है। एक बच्चे की तरह जिसे अफलातूनी सब्ज़बाग का भरोसा हो गया हो, नवाज शरीफ बोले, तो आप कश्मीर पर पाकिस्तान का झंडा कब तक फहरा देंगे? इस सवाल का जवाब उस दिन तक किसी के पास नहीं था। सवाल तो ये पाकिस्तानी सेना से पूछा गया था, लेकिन जवाब दिया हिंदुस्तान की सेना ने। कैसे, ये समझने के लिए हमें इस घटना के 1 साल पहले जाना होगा। 1 साल पहले की बात बताएंगे, लेकिन इस घटना को लेकर एक जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस बात को लेकर के थोड़ा सा क्या कह लें, राय दो राय है कि जब नवाज शरीफ वो नक्शा देख रहे थे तब वहाँ पे LOC मार्क की गई थी या नहीं। वो पाकिस्तानी पोजीशंस को देख पा रहे थे, लेकिन वो ये नहीं मेकआउट कर पा रहे थे कि ये पोजीशंस LOC के पाकिस्तान की तरफ वाले हिस्से में है या फिर हिंदुस्तान की तरफ वाले हिस्से में है, और इसीलिए वो गफलत में रह गए। उन्हें मालूम नहीं चला कि उनके साथ खेल क्या हो रहा है। खैर, 1 साल पहले जाते हैं। साल था 1998। भारत का पड़ोसी चीन पहले ही परमाणु शक्ति से लैस था और पाकिस्तान भी इसी कोशिश में लगा हुआ था। पड़ोस में बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने 11 और 13 मई को परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों को लेकर पाकिस्तान का रिएक्शन एज एक्सपेक्टेड था। ठीक 15 दिन बाद उसने परमाणु परीक्षण कर लिया। दोनों देशों के परमाणु हथियार संपन्न होने से रिश्तों में एक नया एंगल जुड़ गया। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में खटास बहुत लंबे समय से चली रही थी। ऐसे में जंग हो जाने की स्थिति खतरनाक हो सकती थी। अगले कुछ महीनों में बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान से बात करने की कोशिशें हुई। इसी शांति वार्ता के नतीजतन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फरवरी 1999 में खुद पाकिस्तान गए बस में, और 20 फरवरी 1999 को लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ। डिक्लेरेशन के तहत तय हुआ कि दोनों देश शिमला संधि की शर्तों को फॉलो करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचेंगे। आगे की शांति वार्ता के लिए भी रोड मैप तय हुआ। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के हालात में अंतर भी समझना जरूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों घटनाएं घट रही है। वाजपेयी का वहां पे जाना और जो वहां पे उनको नक्शा दिखा दिया गया। भारत में सेना जनता की चुनी हुई सरकार के अधीन कार्य करती है। जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में आज तक के कभी उन्होंने पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं दिखाया। लेकिन पाकिस्तान में शक्ति के 2 ध्रुव हैं, एक चुनी हुई सरकार और दूसरा GHQ यानी कि पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। जहां एक तरफ नवाज शरीफ लाहौर में शांति वार्ता कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के जो जनरल स्टाफ था, मुशर्रफ समेत जो बाकी लोग थे, वो ऑपरेशन कोह पैमा को अंतिम रूप दे रहे थे। कोह का मतलब पहाड़ और पैमा का मतलब जो उस पर चढ़ जाए। कोह पैमा का मतलब पर्वतारोही, पहाड़ पर चढ़ जाने वाला। इस प्लान के नाम में ही इसका मकसद भी छुपा हुआ था। मोटा माटी प्लान कुछ इस तरह था। पहला बिंदु,
जाड़ों में नियंत्रण रेखा से सटे ऊंचे पहाड़ों पर हालात इतने खराब होते थे उस वक्त, अभी भी होते हैं, कि दोनों सेनाएं वहां से पीछे हटती थी और ये दोनों सेनाओं के बीच एक आपसी समझ थी कि दर्जनों फुट गहरी बर्फ में जिंदगियां गंवाने से अच्छा है कि ठंड के मौसम में सैनिक पीछे हटें। जब बर्फ हट जाए तब आप भी अपनी चौकियों पे लौटिए, हम भी लौटेंगे। और दोनों इस समय में, जब दोनों नहीं होंगे वहां पे, जब बर्फ का मौसम होगा, सर्दी का मौसम होगा, तब एलओसी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मुशर्रफ ने तय किया कि इस वादे को अब तोड़ने का वक्त आ गया है। दूसरा बिंदु, मुशर्रफ ने यह भी तय किया कि पाकिस्तान कारगिल की इन ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लेगा जो एलसी के पास की हैं, और श्रीनगर से लेह तक जाने वाले हाईवे को निशाने पर ले लेगा। इससे सियाचिन में तैनात फौज तक भारत रसद नहीं पहुंचा पाएगा। प्लान था कि इस स्थिति को जितना लंबा हो सके खींचा जा सके। इससे मसला कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा में आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव से अगर युद्ध विराम लग भी जाता है तो नई एलओसी बन जाएगी और पाकिस्तान की मैदानी स्थिति मजबूत हो जाएगी और फिर भविष्य में वो सियाचिन तक के सपने देखते थे उस टाइम। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि टैक्टिकली ये एक बहुत अच्छा प्लान था, लेकिन स्ट्रेटेजी या सामरिक नज़र से जब इसे देखा गया तो इसमें काफ़ी सारी कमियां नजर आई, क्योंकि इसमें कई सारी कल्पनाएं थी, कई सारे अजम्पशंस थे जिसका कोई आधार नहीं था। जैसे एक बड़े युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान की हार निश्चित थी, लेकिन भारत परमाणु हथियारों की आड़ में एक फुल फ्लेजेड युद्ध वॉर नहीं करेगा, ये एक अजम्पशन था। दूसरा अजम्पशन था कि भारत एलओसी के इतने करीब कभी अपनी एयरफोर्स को नहीं लाएगा। तीसरा अजम्पशन था कि चीन और भारत के तनाव भरे रिश्तों के कारण चीन पाकिस्तान का साथ देगा और अमेरिका भी भारत के बनिस्बत पाकिस्तान की तरफदारी करेगा, क्योंकि उस टाइम ये हिस्ट्री थी, अमेरिका का अलाइनमेंट थोड़ा उस तरफ ज़्यादा था। चौथा अजम्पशन ये था कि भारत में उस समय केंद्र में जो सरकार थी वो अल्पमत में थी या कोalition सरकार चल रही थी, और इस राजनीतिक अस्थिरता में भारत योजनाबद्ध तरीके से कोई मजबूत कार्रवाई नहीं कर पाएगा, उस तरह की डिसीजंस नहीं ले पाएगा। फिर एक और अजम्पशन ये था कि अगर भारत ने लड़ाई का कोई मोर्चा खोला दूसरा, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो आक्रमणकारी के तौर पर नजर आएगा, वही आक्रांता हो जाएगा। और एक और अजम्पशन ये था कि पाकिस्तान दुनिया में ये मनवा लेगा कि कब्जा कश्मीरी मुजाहिदीनों ने किया है और वो केवल उनका समर्थन कर रहा है। इस तरह पाकिस्तान सारी जवाबदेही से बच जाता और भारत सरकार अपनी हार स्वीकार कर लेती। अब ये इतने सारे अजम्पशन एक ही प्लान में आपने रखे हुए हैं। फरवरी 1999 में पाकिस्तान ने इस प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू किया, नाम रखा ऑपरेशन बद्र, और मार्च 1999 तक कारगिल, द्रास और बटालिक के करीब 200 किलोमीटर के इलाके में अपनी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों को तैनात कर दिया। पाकिस्तान की नज़र से देखें तो सब कुछ तब तक ठीक चला जब तक ये कब्जा छिपा रहा। भारतीय सेना को इस बात की भनक लगी अप्रैल के शुरुआती दिनों में। बटालिक सेक्टर के गारकोन इलाके में कुछ चरवाहे अपने जानवर ढूंढते हुए ऊपर की तरफ गए तो वहां उन्होंने कुछ लोगों को खुदाई करते हुए देखा और उन लोगों के पास बंदूकें नजर आई। वापस से लोग लौटे तो इन्होंने फौज को जानकारी दी कि वहां पे कुछ लोग हैं जो अपने नहीं लगते हैं। शुरुआत में सेना को लगा कि ये काम मुजाहिदीनों का है, कुछ घुसपैठिए हैं, लेकिन जब वो मुआयना करने पहुंचे, जब उन्होंने स्काउट्स भेजे, तब उन्हें भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस उनको मिली। उन्हें समझ में आ गया कि कब्जा करने वालों के पास पेशेवर मिलिट्री ट्रेनिंग है, टैक्टिक्स हैं, और इसीलिए ये लोग उग्रवादी तो नहीं हो सकते हैं। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। पाकिस्तानी सैनिक ऊंची चोटियों पर थे, वो वहां से भारतीय सेना की हरकत पर नजर रख पा रहे थे। जब ये पक्का हो गया कि सीधे उंगली से घी नहीं निकाल पाएंगे हम, तो फौज ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पाकिस्तान के सारे अजम्पशंस एक के बाद एक ढहने लगे। कैसे, सुनिए। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी फौज कारगिल पहुंचा दी गई। पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी के बावजूद सेना ने श्रीनगर लेह हाईवे को कभी अपने काबू से बाहर नहीं जाने दिया, कंट्रोल वही करते रहे। पहाड़ों के नीचे से बोफोर्स तोपों ने सीधे पाकिस्तानी बंकर्स पर गोले दागे। इसके बाद सेना की टुकड़ियों ने चोटी दर चोटी चढ़ाई की और पाकिस्तान की फौज को खदेड़ना शुरू किया। पाकिस्तान को विश्वास ही नहीं हुआ जब भारतीय वायुसेना एलसी के इतने नज़दीक ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू करती है और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स 2400 घंटे सॉर्टीज करने लगते हैं, दुश्मन के सिर पर जम जाते हैं और उनकी सप्लाई लाइंस को पीछे से कट कर देते हैं, उनके एम्यूनिशन डंप्स उड़ा दिए जाते हैं। चोटियों पर जमी पाकिस्तान की फौज अब हर तरफ से घिर गई थी। उस पर बोफोर्स के गोले गिर रहे थे, नीचे से आर्टिलरी फायरिंग जब होती थी। ऐसी चोटियां जो अच्छे खासे माउंटेनियर्स की परीक्षा ले ले, वहां सेना के जवान अपने पूरे कॉम्बैट गियर के साथ न सिर्फ चढ़ रहे थे इंडियन आर्मी के, जबकि ऊपर वहां जाकर के लड़ाई भी कर लेते थे। वो आसमान से भी नहीं भाग सकते थे जो पाकिस्तान की वहां से फौज थी, क्योंकि वायुसेना देखते ही उन्हें निशाने पर ले लेती थी। इसी बीच भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल से लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू किया। ये तो पाकिस्तान अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि कारगिल में उसके सैनिक हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो बार बार एक्सपोज हो रहा था
युद्ध विराम की अपील के चलते। अब युद्ध विराम की अपील आप क्यों करोगे? 28 जून को नवाज शरीफ चीन के दौरे पर गए। चीन कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफदारी करता था, पर करगिल के मुद्दे पर पाकिस्तान को चीन से कोई सपोर्ट खास मिला नहीं। अपनी जमीन पर हमला होने के बावजूद भारतीय सेना ने एलओसी पार नहीं की। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन को लिखी एक चिट्ठी में कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन ऐसे हालात में वो बहुत दिनों तक युद्ध टाल नहीं सकता। अब नवाज शरीफ पर इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा। एक तो जंग के मोर्चे पर वो पिछड़ रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपेक्षा के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि बेहतर होती दिख रही थी। पाकिस्तान आक्रमणकारी मुल्क के तौर पर स्थापित हो गया था, एस्टैब्लिश हो गया था, जबकि परमाणु हथियार संपन्न होने के बावजूद भारत एक जिम्मेदार देश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्होंने एलसी क्रॉस न करने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि बस ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है हम उसको ही किक आउट करेंगे। 4 जुलाई को नवाज शरीफ राष्ट्रपति क्लिंटन से मिलने अमेरिका पहुंचे। बीच में सोचिए, उनका 4 जुलाई बड़ा दिन होता है। क्लिंटन ने उनसे मिलने की ये शर्त रखी कि उन्हें पुरानी स्थिति पर आते हुए अपनी सेना को एलओसी से पीछे लाना पड़ेगा। उसी दिन टीवी पर फ्लैश हो रहा था कि भारत ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया है। मरता ना क्या करता की हालत में 12 जुलाई को नवाज शरीफ ने टीवी पर एक भाषण दिया। इसमें उन्होंने भारत से शांति की बात की और ये कहा कि वो कारगिल की चोटियों को खाली कर रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने ये नहीं माना कि कारगिल में उनके सैनिक हैं। अटपटी बात ये थी कि अगर ये सैनिक पाकिस्तान के नहीं थे तो वो वापस बुला किसको रहे थे? उधर पाकिस्तान न तो अपने जवानों तक रीइंफोर्समेंट पहुंचा पा रहा था, न ही अपनी वायुसेना को भेज पा रहा था। मजे की बात है कि मुशर्रफ ने इस प्लान को पाकिस्तान के ही एयर चीफ और नेवी चीफ से छुपा कर रखा था। उनके लिए भी ये सरप्राइज था। अब हार या मृत्यु में से किसी एक को ही चुनना बाकी रह गया था, क्योंकि वो फोर्स पूरी घिर गई थी एनएलआई की। आखिरकार वाजपेयी ने फैसला लिया कि पाकिस्तान की फौज को लौटने के लिए रास्ता दिया जाएगा। 14 जुलाई 1999 को प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की। 26 जुलाई को कारगिल की लड़ाई आधिकारिक रूप से खत्म हो गई। 26 जुलाई यानी आज की तारीख को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी सैनिकों को ललन टॉप परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि और नमन। आज के लिए इतना ही। आज हम फिर से हाजिर होंगे एक नया एपिसोड लेकर के। फीडबैक दीजिएगा कमेंट में और बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लिखा, जिसे कमल ने लिखा है और जेरी ने शूट किया है। थैंक यू।